गुड मॉर्निंग दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल टेक्नोक्रेट चैनल में। इसमें हम आपके लिए एनसीईआरटी के नवंबर के अभ्यास के विभिन्न प्रश्नावली को लाया हूं और भी आगे लाता रहूँगा। पिछले वीडियो में हमने 4.3 का वीडियो लाया था और इसमें कुछ बच्चों ने कमेंट करके हमें बताया कि 4.4 और इसके आगे का अभ्यास बताएं। तो इसके लिए मैंने आज का इस वीडियो में 4.4 और 5.1 के सभी प्रश्नों का हल इसमें दिखाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें, नहीं तो यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के प्रश्नावली 4.4 एवं 5.1 के सही प्रश्नों का हल हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम देखिए, यहाँ दिया हुआ है पहला प्रश्न, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y=3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि y=3 ये एक चर वाला समीकरण है। इसको हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में बनाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हल किस तरह से किया है। y=3 दिया हुआ है, तो एक रेखा यहाँ पर दर्शाया गया है जो y=3 को यहाँ पर दिखा रहा है। 3 इकाई लिया गया है। उसी तरह से जब इसे दूसरा दो चर वाले समीकरण में बनाने को कहा गया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि y=3, तो इसको दो चर में बनाने के लिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 को लिया है। तो 0 गुना x प्लस y-3 बराबर 0। यह एक ऐसी रेखा को प्रदर्शित करता है जो x अक्ष के समांतर है। यह x अक्ष से 3 इकाई है। इसके कोई दो हल अर्थात 0 और 3, यहाँ पर 1 और 3 लेकर के आलेख खींचते हैं, जो इस प्रकार प्राप्त होता है। यहाँ देख सकते हैं आलेख खींचा गया है। y=3 का आलेख यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि x अक्ष के समांतर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि x अक्ष और ये y अक्ष है, और जो आलेख बनाया गया है वह देख सकते हैं कि x अक्ष के समांतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो आप रेखा देख रहे हैं 0, 3 और 1, 3 y=3 का आलेख है। तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन का हल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल में आपका देखिए दिया हुआ है कि देख सकते हैं आप, दूसरा सवाल दिया हुआ है कि एक चर वाले b दो चर वाले समीकरण के रूप में x बराबर -9/2 का ज्यामितीय निरूपण क्या होगा। तो इसका हल देखिए किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। a 2x + 9 = 0 दिया हुआ है, और x बराबर देख सकते हैं कि -9/2 बराबर -4.5 होता है। तो इस तरह से, चूँकि मेरा संख्या माइनस में है इसलिए ऋणात्मक में दिखाया गया है। अब देख सकते हैं कि -1, -2, -3, -4, यहाँ पर चूँकि -4.5 है इसलिए -5 और 4 के बीच में यह होगा। अब
बी में हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, हम जानते हैं कि 2x + 9 = 0, तो 2x + 0y + 9 = 0। वास्तव में इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2x + 9 = 0 लिख सकते हैं। अब x बराबर यहाँ पर देख सकते हैं कि आ गया आपका -4.5। अब देखिए इसका आलेख जो है आप देख सकते हैं कि इसका आलेख जो होगा, इसका आलेख आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये y अक्ष के समांतर होगा। देख सकते हैं आप y अक्ष के समांतर दिखाया गया है। ये 5 और -5 और -4 के बीच में जो एक आलेख y अक्ष के समांतर खींचा गया है, वही इस सवाल का आलेख है। जो देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक ऐसी रेखा को प्रदर्शित करता है जो y अक्ष के समांतर एक ऋणात्मक दूरी अर्थात y अक्ष के बाईं ओर स्थित है। इस पर कोई दो बिंदु -4.5 और 0 और -4.5 और 2 लेकर के ग्राफ खींचते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये आपका 4.4 का प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम लोग 5.1 में चलते हैं। 5.1 यूक्लिड्स की ज्यामिति का परिचय से संबंधित है। यूक्लिड्स का थ्योरम दिया हुआ है, आप उस थ्योरम के मदद से इस सवाल को बना सकते हैं। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के किताब का यह सवाल है और एनसीईआरटी के बुक में यूक्लिड्स ज्यामिति का परिचय दिया हुआ है, आप उसमें देखकर समझ सकते हैं उसका यूक्लिड्स का क्या एलोग्रिथम है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 1 में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है और सत्य है और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो यहाँ देखिए कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जी नहीं, ये तो गलत है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा है क्वेश्चन कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। ये गलत है, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से होकर के जाने वाली असंख्य रेखाएं नहीं, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है, देख सकते हैं कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये असत्य है, एक शांत रेखा बढ़ाई नहीं जा सकती है। हाँ, अगर एक सरल रेखा है तो सरल रेखा को हम दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक शांत रेखा को नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी, यह सत्य है। मतलब कि आपको यहाँ पर यह जो बताया गया है यह सब यूक्लिड्स एलोग्रिथम है। तो इसमें से जो सत्य है उसे सत्य सही करना है और जो असत्य है उसे गलत करना है, जो कि हमने आपको बताया। और पांचवा में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। यह असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है ना। और उसी तरह से यहाँ देखिए, वो जो आपका क्वेश्चन था पहला नंबर का, उसी का यहाँ पर उत्तर बताया जा रहा है। दूसरा का उत्तर आप देख सकते हैं कि क्योंकि यह अभिगृहित 5.1 का अंतर विरोध करता है, इसलिए यह असत्य है। तो इस तरह से जो मैंने आपको पहला
पहला सवाल में जो कुछ भी बताया उसका यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। 5.1 के प्रश्न संख्या 2 है यह कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो इन्हें आप देख सकते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती है, लंब रेखाएं क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वर्ग क्या होता है। तो सभी का परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है। अब देख सकते हैं पहला में जो परिभाषा है वह है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो दोनों ओर बढ़ाए जाने पर किसी बिंदु पर न मिले वे समांतर रेखाएं कहलाती है। यहाँ पर अब दूसरा देखिए दिया हुआ है लंब रेखाएं क्या होती है। दो रेखाएं या रेखाखंड या किरणें लंब रेखाएं कहलाती है यदि वे प्रतिच्छेद करे और समकोण बनाए। परिभाषित पद जैसे घूर्णन, समांतर रेखाएं। और तीसरा जो आपका है रेखाखंड, और देख सकते हैं बगल में चित्र भी दिखाया गया है रेखाखंड का। यहाँ पर देखिए रेखाखंड जो है रेखा का उस भाग को जिसके दो अंत बिंदु हैं रेखाखंड का कहते हैं। अब देखिए यह जो है एक रेखा का एक टुकड़ा है जिसका दो अंत बिंदु हैं ए और बी। आकृति 5.8 में आप देख सकते हैं रेखाखंड को दिखाया गया है। अब परिभाषित पद रेखा और बिंदु, यहाँ पर जो है रेखा और बिंदु एक अपरिभाषित पद है। अब देखिए चौथा उसी में वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा दिया हुआ है एक तल में बिंदुओं का वह समूह जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर है एक वृत्त कहलाता है। इस स्थिर बिंदु और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जबकि स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका दिखाया गया है। अब पांचवा जो आपका बताया गया था वर्ग चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और सारे कोण समकोण हो। मतलब कि वर्ग की परिभाषा यहाँ पर बताया गया है कि वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं। आप जानते हैं कि चतुर्भुज है उसमें चार कोण होते हैं। अब देखिए आपके सामने आया प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 3। नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम के द्वारा जो अभिधारणाएं दी गई है उस पर यहाँ पर कह रहा है विचार करने के लिए। तो क्या है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको पढ़ते हैं। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। दूसरा है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अभिधारणाओं में कोई परिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं विरोधी है? क्या ये यूक्लिड्स की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका हल यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, ऐसे अनेकों अपरिभाषित शब्द हैं ये संगत होते हैं क्योंकि इनमें जो अलग अलग स्थितियाँ या अध्ययन किया जाता है, अर्थात यदि दो बिंदु
ए और बी दिए हुए हों तो उसके बीच में स्थित एक बिंदु सी होता है। मतलब सभी अवधारणाएं को यहाँ पर दिखाया गया है और उसका सत्य है असत्य यहाँ पर बताया जा रहा है। यदि ए और बी दिए हुए हो तो अब एक ऐसा बिंदु सी ले सकते हैं जो ए और बी से होकर के जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं होता। यद्यपि वे अभिगृहित यूक्लिड्स के अभिगृहितों का अनुसरण नहीं करते, फिर भी ये अभिगृहित दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है का अनुपात कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 आप देख सकते हैं। यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा है कि ए सी बराबर बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर ए बी का आधा होता है। ए सी जो होता है वो ए बी का आधा होता है। एक अभिगृहित खींच करके इसे स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए हल ज्ञात करने हैं। अब किस तरह से इसे हल कर सकते हैं। दिया गया है कि ए सी बराबर बी सी, तो यहाँ पर ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो चूँकि ए सी बराबर बी सी है तो हम ए सी को हम बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी को हम लोग ए सी भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ए सी प्लस ए सी दिया हुआ है, बी सी प्लस ए सी दिया हुआ है। बराबरों में बराबरों का योग यहाँ पर देख सकते हैं कि ए सी जो होता है वो 2AC बन गया और यहाँ पर बी सी प्लस ए सी चूँकि ए बी है, क्योंकि ये बी सी और ए सी ए बी का दो भाग है, दोनों बराबर भाग है, इसलिए यहाँ पर बी सी प्लस ए सी जो है वो ए बी लिख दिया गया है। चूँकि यहाँ देख सकते हैं दिखाया गया है कि ए सी प्लस बी सी के साथ ए बी समपाती है, इसलिए ए सी बराबर आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2AC है तो ए सी बराबर जो 2 था वो इधर बट्टा में आ गया तो 1/2 AB हो गया। अब यहाँ पर 5.1 का 5वां सवाल 5.1 का 5वां सवाल आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो स्वाभाविक है कि किसी भी रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिद्ध करना है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं। यद्यपि संभव हो तो मानना कि डी कोई अन्य मध्य बिंदु है, डी कोई अन्य मध्य बिंदु है, सी तो है ही मध्य बिंदु, लेकिन मान लिया कि डी कोई अन्य मध्य बिंदु है तो इसलिए ए डी बराबर डी बी हो जाएगा। परंतु यह दिया है कि सी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए सी बराबर सी बी होगा। अब समीकरण 1 को 2 से घटाने पर समीकरण 1 को 2 से घटाते हैं, मतलब कि ए सी माइनस ए डी बराबर सी बी माइनस डी बी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डी सी बराबर माइनस डी सी हो जाता है, तो 2DC बराबर 0 हो जाता है और डी सी बराबर 0 हो जाता है। अर्थात सी और डी समपाती होंगे, अर्थात सी और डी क्या होंगे, समपाती होंगे। तो स्पष्टतः प्रत्येक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु हो सकते हैं। स्पष्टतः यहाँ पर देख सकते हैं कि केवल एक और एक ही मध्य बिंदु हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने डी मान लिया मध्य बिंदु है, तो सी और डी जब तक संपाती नहीं होंगे, एक ही जगह पर एक ही बिंदु पर स्थित नहीं होंगे, तब तक जो है वह मध्य बिंदु नहीं कहलाएंगे। इसलिए स्पष्टतः यह कहा गया है कि प्रत्येक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है।
अब प्रश्न संख्या 6 देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृति 5.11 में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5.11 जो दिया हुआ है आकृति, देखिए 5.11 आकृति यहाँ पर है। देख सकते हैं कि यहाँ पर AB AD के बीच में B और C स्थित है। चूँकि AC और BD ज्ञात है इसलिए AC बराबर AB प्लस BC होगा। बिंदु B बिंदु A और C के बीच में है इसलिए यहाँ पर BD बराबर BC प्लस CD होगा तथा यहाँ पर बिंदु C बिंदु B और D के बीच है। तो इस तरह से यहाँ पर समीकरण 1 और 2 और 3 में प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि AB प्लस BC बराबर BC प्लस CD। अतः AB बराबर CD बराबरों में से बराबरों को घटाने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से, पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि इसे किस तरह से हल किया गया है। AC बराबर BD और AC बराबर AB प्लस BC को समीकरण 1 माना है। बिंदु B बिंदु A और C के बीच में है तथा BD बराबर BC प्लस CD है। अब इन तीनों को प्रतिस्थापित करने पर हमें AB बराबर CD प्राप्त होता है। अब प्रश्न संख्या 7 हम लोग देखेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 7 में है कि यूक्लिड्स की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ है अभिगृहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। यूक्लिड्स की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ है अभिगृहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड्स के 5वें अभिगृहीत के अनुसार पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। चूँकि संसार के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य होता है अतः इसे सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। क्योंकि किसी पूर्ण किसी भाग से पूर्ण जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। मान के चलो कि हम एक रोटी लेते हैं तो वह पूर्ण भाग हो गया। अगर उसका हम भाग करते हैं 2 भाग 4 भाग जो भी करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर 2 भाग करते हैं तो उसका आधा जो टुकड़ा होता है वो बड़े भाग से छोटा होता है। इस तरह से अभिगृहीत 5 जो है वो सर्वव्यापी सत्य माना गया है। जी हाँ दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके हमें बताएं और हमें यह भी बताएं कि मैं अगला किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। धन्यवाद।